नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ठेकेदार ने जमीन हड़पी, 10 साल बाद बेटी ने बदला लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बसा एक छोटा सा कस्बा था, रतनपुर। यह कस्बा बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही संघर्षों और अन्याय की कहानियों से भरा हुआ था। इसी कस्बे के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब परिवार, पिता राम सहाय और उनकी एकलौती बेटी काव्या। राम सहाय दिन रात मेहनत करके मजदूरी करते ताकि किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा सके। उनके पास बस एक ही पूंजी थी, कस्बे के बाहर सड़क किनारे की वह छोटी सी जमीन का टुकड़ा जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से खरीदा था। उसी जमीन पर वह एक छोटा सा पक्का घर बनाने का सपना देखते थे ताकि उनकी बेटी काव्या खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि अपने घर की 4 दीवारों में सुरक्षित रह सके। लेकिन रतनपुर में सपने देखना आसान नहीं था, खासकर गरीबों के लिए, क्योंकि वहां राज चलता था दबंग ठेकेदारों और पैसों वालों का, जिनमें सबसे बड़ा नाम था विक्रम चौहान। विक्रम चौहान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पैसा भी था, स्वरूप भी था और कानून और अपनी जेब में रखने की ताकत भी। वह जहां चाहता वहां निर्माण करवा देता, जहां चाहे वह जमीन सरकारी हो या किसी गरीब की। एक दिन विक्रम की नजर राम सहाय की उसी जमीन पर पड़ी जो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी और तेजी से विकसित हो रहे थे इलाके में भी। उसने तुरंत तय कर लिया कि यहाँ वह एक बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें उसे करोड़ों का फायदा होगा। अगले ही दिन उसके आदमी राम साहब के पास पहुंचे और उन्होंने जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके सपनों की नींव है, वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। ये बात विक्रम चौहान को नाक पर गुजरी। उसने राम साहब को अपने ऑफिस बुलवाया और कुर्सी पर बैठकर ठहकार लगाते हुए बोला, अरे राम साहब, तुम जैसे गरीबों की किस्मत में झोपड़ी ही लिखी होती है, महल नहीं। यह जमीन तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसे मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राम साहब ने डरते हुए भी हिम्मत जुटाई और कहा कि वह अपनी जमीन नहीं देंगे। बस फिर क्या था, विक्रम के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में क्रूरता साफ दिखाई देने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब राम साहब काम पर गए थे तब विक्रम के गुंडों ने जबरदस्ती उनकी झोपड़ी तोड़ दी और जमीन पर कब्जा कर लिया। काव्या उस समय घर पर थी। उसने रो रो कर गहरा लगाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस में शिकायत करने गए तो वहां भी विक्रम का ही दबदबा था और शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्होंने ही डांट कर भागा दिया। उसी दिन काव्या ने अपने पिता को पहली बार टूटते हुए देखा था। राम साहब के आंखों में आंसू थे और काव्या के दिल में आग। उसी दिन उसने मन ही मन कसम खाई कि वह एक दिन इतनी बड़ी बनेगी कि अन्याय करने वालों को उनके ही तारीफ से जवाब दे सके। समय बीतता गया। राम साहब ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर संभव त्याग किया, खुद भूखे रहकर उसे स्कूल भेजा, रात रात भर कर मजदूरी की, लेकिन काव्या की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। वह हर कक्षा में अव्वल आती रही। कस्बे के लोग धीरे धीरे उसकी मेहनतों को पहचानने लगे, लेकिन उसके दिल में एक ही लक्ष्य था, अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना कि कोई भी विक्रम चौहान जैसा व्यक्ति फिर किसी गरीब का एक हक न छीन सके। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर का रुख लिया। उसने आर्किटेक्चर में दाखिला लिया और दिन रात मेहनत करके अपनी पहचान बनाई। कॉलेज के दिनों में भी उसने कई मुश्किलों का सामना किया। पैसों की तंगी भी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ विक्रम चौहान का साम्राज्य और भी फैलता जा रहा था। उसने रतनपुर और आसपास के इलाकों में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए थे, जिनमें से ज्यादातर अवैध तरीके से बनाए गए थे। लेकिन पैसे और पहुंच के कदम वह हर बार बस निकलता था। लोगों में उसकी इतना डर था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वह अब खुद को रतनपुर का राजा समझने लगा था। करीब 10 साल बीत गए। जब रतनपुर बदल चुका था, वहां नई नई इमारतें खड़ी हो गई थी, सड़कें चौड़ी हो गई थी और शहर का प्रशासन भी काफी हद तक सख्त हो चुका था। इसी बीच एक
नए खबर पूरे शहर में फैल गए। शहर के विकास प्राधिकरण में नई चीफ आर्किटेक्ट की नियुक्ति हुई है, जो बहुत ही ईमानदार और सख्त मिजाज की अधिकारी मानी जाती है। उनका नाम था काव्या सिंह, वही काव्या जिसने कभी अपनी झोपड़ी को टूटते हुए देखा था, आज उसी शहर के विकास का नक्शा तय करने वाली कुर्सी पर बैठी थी। काव्या ने अपने पद पर आते ही सबसे पहले शहर में चल रहे सभी और निर्णय की फाइलों मंगवाई। उसने एक एक प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी। कई बड़े नाम उसके सामने आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे देखकर उसकी आंख ठहर गई। विक्रम चौहान। उसके नाम पर एक विशाल मॉल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन फाइलों में साफ लिखा था कि यह निर्माण कई नियमों का उल्लंघन करके क्या करे गया है और इसे पास कराने के लिए फाइनल मंजूरी सिर्फ आर्किटेक्ट के साइन के बिना संभव नहीं है। फाइल को हाथ में लेते ही काव्या के दिमाग में पुराने जख्म ताजा होने गए। उसे अपने पिता का टूटा हुआ चेहरा याद आया, अपनी झोपड़ी का मतलब याद आया और विक्रम की वह हंसी गूंजी, ठठी तुम गरीबों की किस्मत में झोपड़ी ही लिखी होती है। लेकिन अब हालत बदल चुके थे। अब वही काव्या उस कुर्सी पर बैठी थी जहां से वह फैसला कर सकती थी कि किसी का महल खड़ा हो रहेगा या ढह जाएगा। उधर विक्रम चौहान को भी पता चल गया था कि उसकी फाइल अब काव्या सिंह के पास है। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि पैसों के दम पर तो किसी को भी मना सकता है। उसने अपने आदमी के लिए जारी काव्या तक रिश्वत का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन काव्या ने साफ इनकार कर दिया। यह बात विक्रम को छू नहीं गई। उसने सोचा कि यह खुद जाकर काव्या से बात करेगा, जैसे ही वह पहले हर अधिकारी से करता या था। एक दिन वह पूरे जोम के साथ काव्या के ऑफिस पहुंचा। महंगे कपड़े, गाड़ी के साथ आए बॉडीगार्ड और शहर वही पुराना घमंड। उसने दरवाजा खोला और बिना अनुमति के अंदर चला गया। कुर्सी पर बैठी काव्या ने जब उसकी तरफ देखा तो कुछ पल के लिए दोनों की नजरें टकराई। विक्रम को लगा कि उसने इस चेहरे को कहीं देखा है, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। मैडम ने विक्रम चौहान, उसने कुर्सी खींचते हुए कहा, मेरे मॉल की फाइल आपके पास है, बस एक साइन कर जरूरत है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। काव्या ने बिना कुछ कहे फाइल खोली, कुछ पन्ने उल्टे, फिर धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। उसने फाइल में नक्शा निकाला, कुछ सेकंड उसे देखा और फिर अचानक उसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। कमरे में सन्नाटा सा गया। विक्रम ने चेहरे का रंग उठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। काव्या ने कुर्सी पर सीधी बैठते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, झोपड़ी तो मेरी टूटी गई थी, पर अब आपका ये महल भी नहीं बसेगा। विक्रम चौहान की आंखों फैल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने बैठी यह अधिकारी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसके अतीत का वह सच है जिससे वह कभी बच नहीं पाएगी। विक्रम चौहान के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुर्सी पर बैठा रह गया, जैसे उसके पैर जाने की ही न हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? काव्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसे मुस्कान में वर्षों का दर्द और आत्मसम्मान छिपा था। उसने कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसकी झोपड़ी तुमने 10 साल पहले तोड़वाई थी। राम साहब बेटी काव्या। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे का सारा घमंड मिट गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने हंसते हुए एक गरीब आदमी का सब कुछ छीन लिया था। लेकिन आज हालत उल्टा चुके थे। अब फैसला उसके हाथ में नहीं था। काव्या ने आगे कहा, तुमने उस दिन कहा था कि गरीबों की किस्मत में झोपड़ी होती है, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि वक्त सबका बदलता है। मेरे पिता आज भी उसी घटना के दर्द के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं आज इस कुर्सी पर बैठ चुकी हूँ। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, देखो मैडम, जो हुआ वो पुरानी बात है। मैं आपको जितना सा कहो उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बस इस प्रोजेक्ट को पास कर दीजिए। काव्या ने सख्ती से कहा, ये कुर्सी बिकने के लिए नहीं है और ना ही कानून किसी की जेब में है। तुम्हारा एक मॉल पूरी तरफ अवैध है, नक्शा गलत, जमीन का उपयोग गलत और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी
इसका एक ही फैसला है, डिमोलिशन। कुछ ही दिनों में प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया। मीडिया में खबर फैल गई कि शहर का सबसे बड़ा मॉल जो विक्रम चौहान का था अवैध घोषित कर दिया गया है और उसे गिराया जाएगा। जिस इमारत को बनाने में उसने करोड़ों खर्च किए थे वही अब उसके सामने मतलब के बदलने वाली थी। डिमोलिशन के दिन भारी भीड़ जमा हुई थी, मशीनें चल रही थी और धीरे धीरे वह विशाल मॉल टूटता जा रहा था। विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा था, बेबस और टूटा हुआ। उसी भीड़ में काव्या भी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, नेहा का सुकून। उसने मन ही मन अपने पिता को याद किया और सोच कि आज उनका सपना भले ही पूरा न हुआ हो, लेकिन उनका सम्मान जरूर लौट जाया है। कहानी हमें यही सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसका हिसाब जरूर होता है। वक्त बदलता है और जब बदलता है तो सबसे ताकतवर इंसान को भी झुकना पड़ता है। डिस्क्लेमर: यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है, लेकिन इसमें दिए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान और कुछ परिस्थितियां काल्पनिक रूप से बदली गई है ताकि किसी व्यक्ति, संस्था या स्थान विशेष की पोषक न हो सके। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। कहानी में दिखाए गए समाज, घटनाक्रम और परिस्थितियां लेखक की कल्पना और नाटक के प्रभाव के लिए प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से सीधा संबंध मात्र संयोग माना जाएगा। हम किसी भी प्रकार के अवैध कार्य, जबरन कब्जा, भ्रष्टाचार या हिंसा का समर्थन नहीं करते। कहानी का उद्देश्य यह दर्शाना है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष और सच्चाई के साथ खड़े रहने का अंततः न्याय की जीत होती है। थैंक यू दोस्तों।